दोस्तों बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो ज़रूर दबा दो। देखो, आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। कंगना दीदी की फिल्म इमरजेंसी जल्दी रिलीज होने वाली है और आज इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस ट्रेलर को देखकर जो कहानी समझ में आती है वो ये है कि इस फिल्म की कहानी उस वक्त की है जब पीएम इंदिरा गांधी जी ने देश में इमरजेंसी लगा दी थी। इमरजेंसी का मतलब ही यही है कि भाई पुलिस को फुल पावर मिल जाती है, पुलिस किसी को भी अरेस्ट कर सकती है, किसी ने कोई क्राइम किया है या नहीं किया है, किसी के भी खिलाफ वारंट निकालने की जरूरत नहीं है, किसी को भी अरेस्ट करो और जेल में डाल दो। तो जब इंदिरा गांधी जी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी तो उस वक्त भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इस फिल्म में मेन रोल इंदिरा गांधी जी का होने वाला है और बाकी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। तो जाहिर सी बात है फिल्म में वही सब दिखाया गया होगा जो इमरजेंसी के वक्त में हुआ था। इंदिरा गांधी ने किस नेता के साथ क्या किया था, किस नेता को कितने वक्त तक किस जेल में रहना पड़ा था, जितने भी अपोजिशन पार्टियों के नेता थे उन्होंने उस वक्त किस तरह से संघर्ष किया था, किस तरह से वो इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़े थे और जीते थे। क्योंकि इमरजेंसी के बाद वो वक्त भी आया था जब इंदिरा गांधी जी को इमरजेंसी हटानी पड़ी थी। ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म इंटरेस्टिंग होने वाली है और कंगना का जो रोल है वो बहुत ही जबरदस्त रोल है। आप सभी जानते हैं कि कंगना बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, किसी भी रोल को बहुत अच्छे से करती है। तो मेरे ख्याल में इस फिल्म में भी कंगना ने बहुत बढ़िया एक्टिंग की है। अगर आज मैं कहूं कि ये फिल्म इतनी चलेगी या उतनी चलेगी या इतना बिजनेस करेगी तो मेरे ख्याल में ये सही नहीं होगा। तो हमें इंतजार करना चाहिए फिल्म के रिलीज होने का और उस वक्त का जब मैं इस फिल्म को देखकर फिल्म का रिव्यू करूंगा। आप सभी जानते हैं आज के वक्त के हिंदुस्तान के सबसे बड़े ठग सुकेश को जो तिहाड़ जेल में बंद है, ये आदमी कितना बड़ा चालू है, कितना बड़ा फ्रॉड है, कितना बड़ा ठग है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस आदमी ने तिहाड़ जेल में बैठे बैठे एक बाहर के बिजनेसमैन को ठग लिया, उससे 400 करोड़ रुपए ले लिए तिहाड़ में बैठे बैठे। आप अंदाजा लगाइए इस आदमी की होशियारी देखिए कि वो पैसे लेने के लिए इसने तिहाड़ में जो ऑफिसर्स काम करते थे उन्हीं को यूज किया। वो खुद जाते थे गाड़ी लेकर और वो पैसे लेकर आते थे, इसको देते थे। कोई आदमी अगर तिहाड़ जेल में बंद है तो उसके खुद के ही खाने के लाले पड़ जाने हैं, सोने के लाले पड़ जाने हैं, अच्छी सी जगह सोने के लिए मिल जाए तो ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस आदमी ने तिहाड़ में बैठे बैठे बाहर के एक बिजनेसमैन से 400 करोड़ रुपए ठग लिए। आप अंदाजा लगाइए। और वो 400 करोड़ रुपए हवाले के जरिए विदेशों में भेज भी दिए। और इसी ठग को जैकलिन का बॉयफ्रेंड बताया जाता है। वो इसलिए कि ये ठग कुछ ना कुछ ड्रामा करता रहता है ये बताने के लिए कि जैकलिन तो इसकी गर्लफ्रेंड है। हालांकि जैकलिन इसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। उसने क्लियर कर दिया है कि भाई मैं इस आदमी से मिली जरूर थी लेकिन मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूं, ना ही मेरा इससे कोई लेना देना है। कुछ दिन पहले जैकलिन का जन्मदिन था और उसी जन्मदिन पर इस ठग ने फुल ड्रामा किया। इसने तिहाड़ जेल में बैठे बैठे बताया कि ये जैकलिन के फैंस को 100 आईफोन गिफ्ट करेगा। इसने जेल से एक लेटर भी लिखा जैकलिन के लिए और उस लेटर में जैकलिन को बताया कि जो यॉट तुम्हारे को पसंद थी वो तैयार हो गई है, वो मैं तुम्हें गिफ्ट कर रहा हूं। इसने लेटर में उस यॉट की कीमत भी बताई 15 करोड़ रुपए। जो तिहाड़ जेल में ऑफिसर्स हैं उनको इसने किस तरह से फंसाया हुआ है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वहां से खत लिखता है जो मीडिया में आता है, जो ये तिहाड़ जेल के अंदर बैठकर कुछ बोलता है वो भी बाकायदा मीडिया में आता है। और ये सब जानकर देखकर आप ये समझ सकते हैं कि तिहाड़ जेल में कितना करप्शन है। जो तिहाड़ जेल में काम करते हैं ऑफिसर्स वो पैसे के लिए क्या क्या कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये ठग जैकलिन के नाम पर कुछ ना कुछ ड्रामा करता रहता है अपनी पब्लिसिटी के लिए। हालांकि जैकलिन को ना ही इससे कोई गिफ्ट चाहिए और ना ही जैकलिन इस ठग से मिलना चाहती है। एकता कपूर का एक बहुत ही फेवरेट राइटर है जिसका नाम है महेश पांडे। बहुत ही करप्ट है ऐसा बताया जाता है। ये बंदा एकता कपूर के बहुत बड़े बड़े सीरियल्स को लिख चुका है। लेकिन अब महेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि इसने एक निर्माता जतिन शेट्टी को पागल बनाया था, उससे 2 करोड़ रुपए उधार लिए थे, उसको कहा था कि मैं तेरे लिए बहुत बड़ी फिल्म बना दूंगा और वो 2 करोड़ रुपए लौटाए नहीं। जाहिर सी बात है जतिन को पुलिस में जाना पड़ा, 420 का केस हुआ और फिर इसको अरेस्ट किया गया। इससे आप ये समझ सकते हैं कि बॉलीवुड में कितने बड़े बड़े फ्रॉड्स हैं। यानी कि ये बॉलीवुड वाले बॉलीवुड वालों को भी लूट लेते हैं, बाहर के लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए। आमिर खान के भांजे इमरान खान को आप सभी जानते हैं, आज की तारीख में घर पर बैठा हुआ है, बेचारे के पास कोई काम नहीं है, कोई इसको कोई काम नहीं देता है। लेकिन एक वक्त में ये
YRF का फेवरेट एक्टर था, धर्मा का फेवरेट एक्टर था, और ये सिर्फ धर्मा और YRF की ही फिल्में किया करता था क्योंकि इसको ऐसा यकीन था कि ये बॉलीवुड के सबसे बड़े निर्माता हैं और ये इसको सुपरस्टार बना देंगे। लेकिन हुआ ये कि इसका कैरियर खत्म हो गया और आज ये घर पर बैठा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, इंटरव्यू देता रहता है, पब्लिसिटी के लिए कुछ ना कुछ कहता रहता है, करता रहता है। अब इमरान ने बताया है कि जब मेरी लॉन्चिंग हुई थी तो उस वक्त बॉलीवुड में ऋतिक रोशन बहुत फेमस था और बॉलीवुड के सभी लोग इससे कहा करते थे कि तुम भी अपनी बॉडी ऋतिक की तरह बनाओ। ऋतिक को आज काम मिल रहा है तो बॉडी की वजह से मिल रहा है। अगर तुम्हारी बॉडी भी इतनी अच्छी होगी तो तुम भी बहुत बड़े सुपरस्टार बन जाओगे। तो इमरान ने कहा कि मैंने बॉलीवुड वालों की बातों पे यकीन किया और मैंने भी बॉडी बनाई। मैं भी जिम गया, खूब जिम किया, प्रोटीन भी खाए, कैप्सूल्स भी खाए, लेकिन वैसी बॉडी बन नहीं सकी जैसी कि ऋतिक की है। इमरान का कहना यह है कि मेरी बॉडी ऋतिक जैसी भले ही ना बनी हो लेकिन अच्छी खासी बन गई थी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बॉडी बनाने से मुझे कोई भी फिल्म नहीं मिली, बॉडी बनाने से मुझे कोई भी फायदा नहीं हुआ। और बहुत देर के बाद मुझे ये बात समझ में आई कि बॉडी का एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं है, बॉडी का फिल्मों से कोई लेना देना नहीं है, और बॉडी का मतलब ये नहीं है कि अगर मेरी बॉडी अच्छी है तो मैं सुपरस्टार बन ही जाऊंगा। तो इमरान का कहने का मतलब ये था कि जो लड़के अच्छी बॉडी बनाते हैं और ये सोचते हैं कि क्योंकि उनकी बॉडी तो बहुत अच्छी है तो सुपरस्टार बन ही जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। बॉडी का सुपरस्टार बनने से कोई लेना देना नहीं है। आप सभी जानते हैं कल 15 अगस्त पर 3 फिल्में रिलीज होने वाली हैं, स्त्री 2, खेल खेल में, वेदा। तीनों ही फिल्मों की एडवांस बुकिंग चालू हो गई है और स्त्री के एडवांस बुकिंग बहुत ही जबरदस्त है। आज शाम तक मल्टीप्लेक्सेस पे स्त्री के एडवांस में टिकट्स बिक जाएंगे तकरीबन 2.5 लाख, यानी कि ऑल ओवर इंडिया तकरीबन 5 लाख टिकट एडवांस में बिक चुके होंगे पहले दिन के लिए। और जो शाहरुख खान की फिल्म पठान की एडवांस बुकिंग थी वो इस फिल्म से तकरीबन डबल थी और उस फिल्म ने ओपनिंग ली थी तकरीबन 60 CR की। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्त्री का पहले दिन का बिजनेस होगा तकरीबन 30 करोड़ रुपए। 30 करोड़ रुपए बहुत बड़ा बिजनेस है। उसकी वजह यह है कि इस फिल्म में कोई बड़ा स्टार तो है नहीं, इसमें सिर्फ श्रद्धा कपूर है और जो भी लोग इस फिल्म को देखने जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा कपूर के लिए ही जाएंगे। तो अगर श्रद्धा कपूर की फिल्म 30 CR की ओपनिंग लेती है तो ये बहुत बड़ी ओपनिंग है। और अगर ये फिल्म पहले दिन 30 करोड़ का बिजनेस करती है तो इसका मतलब ये है कि इस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस 300 करोड़ रुपए हो सकता है। कितना भाई साहब? 300 CR। 300 CR बहुत बड़ा बिजनेस है। पिछले कुछ दिनों से पेप्सी पन्नू अपनी फिल्म हसीन दिलरुबा 2 का प्रमोशन कर रही थी। हालांकि ये फिल्म थिएटर में रिलीज नहीं हो रही थी, सिर्फ OTT पर रिलीज हो रही थी। लेकिन पेप्सी पन्नू को ऐसा लग रहा था कि भाई उसकी ये फिल्म OTT पर रिलीज होगी तब भी इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी कि शोले का रिकॉर्ड तोड़ देगी। यही वजह है कि पेप्सी बेचारी बहुत खुश थी और बहुत ही दिल से इस फिल्म को प्रमोट कर रही थी। ये फिल्म रिलीज हुई और सुपर डुपर डिसास्टर हो गई। कुत्ते ने भी इसको OTT पर भी नहीं देखा। लेकिन ये तो आप सभी जानते हैं कि OTT पर कोई कितनी भी वाहियात फिल्म रिलीज हो, कितनी भी घटिया फिल्म रिलीज हो, कितनी भी बड़ी फ्लॉप हो, उसको यही बताया जाता है कि उससे बड़ी ब्लॉकबस्टर कोई दूसरी फिल्म हुई ही नहीं। तो जाहिर सी बात है जिस OTT प्लेटफॉर्म पर यह फिल्म रिलीज हुई है वो भी यही बता रहे हैं कि भाई बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। दोस्तों 15 अगस्त को एक तेलुगु फिल्म भी रिलीज हो रही है जिसका नाम है डबल स्मार्ट। इसको हिंदी में डब करके रिलीज किया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि इस फिल्म में विलन है संजय दत्त और जो इस फिल्म के बनाने वाले हैं उनको ऐसा लगता है कि भाई संजय दत्त की फिल्म जब लगेगी तो लोग अपना घर बार मकान दुकान बेचकर उस फिल्म को देखने जाएंगे। हालांकि हकीकत यह है कि आज संजू साहब की कोई भी फैन फॉलोइंग नहीं है, कोई भी संजू की फिल्म देखने नहीं जाता है। तो जबकि इस फिल्म को हिंदी में रिलीज किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है मुंबई में एक इवेंट रखा गया, मीडिया को बुलाया गया और इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया। उसी इवेंट में एक पत्रकार ने संजू से पूछा कि भाई साहब साउथ की फिल्मों में विलन का रोल करते हुए आपको मजा आ रहा है, आपको कैसा फील होता है? तो संजू ने जवाब दिया कि भाई साउथ फिल्मों में विलन का रोल करते हुए मुझे बहुत मजा आ रहा है, मारता भी हूं, मार भी खानी पड़ती है, लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है कि रेप करने का चांस मिलता है। तो ये कहने के बाद संजू जोर से हंसा और जो मीडिया वाले बैठे थे वो भी हंसे। हालांकि ये हंसने वाली बात बिल्कुल नहीं है, ये बहुत ही सीरियस बात है और यही वजह है कि अब पब्लिक संजू की थू थू कर रही है। पब्लिक कह रही है कि भाई संजू को समझना चाहिए था कि वो क्या कह रहे हैं, पहले तो उनको ऐसी कोई बात करनी नहीं चाहिए थी और अगर उन्होंने ऐसी बात की भी थी तो हंसना नहीं चाहिए था। दोस्तों अंकित तिवारी का एक बहुत बढ़िया गाना रिलीज हुआ है, मेरे साथिया। टी सीरीज ने इस गाने को रिलीज किया है। टी सीरीज के यूट्यूब चैनल पर जाइए, टाइप कीजिए मेरे साथिया KRK और गाना देखिए। भाई साहब सुनकर और देखकर मजा आ जाएगा। कुछ दिनों पहले जैकी दादा अदालत में चले गए थे अपने कॉपीराइट को लेकर।
और उन्होंने अपने कॉपीराइट का अधिकार अपने पास रख लिया था। यानी कि अब कोई भी जैकी की मिमिक्री नहीं कर सकता, जैकी की कॉपी नहीं कर सकता। लेकिन आप सभी जानते हैं कि गोविंदा का भांजा कृष्णा जैकी की नकल किया करता है एक शो में, एक कॉमेडी शो में, और लोगों को ऐसा लग रहा था कि भाई अगर जैकी दादा ने अपना कॉपीराइट करा लिया है तो जाहिर सी बात है अब कृष्णा उनकी नकल नहीं कर पाएगा, तो अब कृष्णा क्या करेगा, कृष्णा का पैकअप हो जाएगा, कैरियर खत्म हो जाएगा। लेकिन कृष्णा ने कहा है कि जैकी दादा ने उनको खुद फोन किया था, उनको कहा था कि तुझे अलाउड है मेरी कॉपी करना, मेरी मिमिक्री करना, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, तेरे ऊपर कोई केस नहीं डालूंगा। तो कृष्णा का कहना यह है कि वो आगे भी कॉमेडी शोज में जैकी की नकल करता रहेगा। आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त को अदरक अब्राहम की फिल्म वेदा रिलीज हो रही है, जो एक साउथ की फिल्म की कॉपी है। क्योंकि जॉन अब्राहम कॉपी ही किया करता है, ओरिजिनल फिल्में तो करता नहीं है। तो यही वजह है कि जॉन मीडिया से मिलता रहता है, गुफ्तगू करता रहता है। जब एक पत्रकार ने जॉन से पूछा कि फ्यूचर में वो किस तरह की फिल्में बनाएंगे, तो जॉन ने कहा कि जो निर्माता हैं वो मेरी फिल्मों पर पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं होते। अगर निर्माता मेरी फिल्मों पर पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाए तो मैं ऐसी ऐसी जबरदस्त फिल्में बनाऊं जो ब्लॉकबस्टर हो जाएं, जो 400-500 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस करें। आप जरा सोच कर देखिए, बढ़िया फिल्मों की बात वो अदरक अब्राहम कर रहा था जिसकी पिछले 6 साल से कोई फिल्म नहीं चली। पिछले 6 साल में तकरीबन 10 से 12 फिल्में रिलीज हुई, सबकी सब डिसास्टर हो गई। अगर एक आदमी ने पिछले 6 साल में 10-12 फिल्में बनाई है और कोई भी फिल्म नहीं चली है, सबकी सब डिसास्टर हो गई है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल क्लियर है कि उस लुक्खे को फिल्म बनाने के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन ये जो बॉलीवुड वाले हैं ये इतने अकड़ू हैं, इतने बड़े बेवकूफ हैं कि ये 10-12 फ्लॉप फिल्में बनाने के बावजूद भी अपने को जीनियस कहते रहते हैं। और बस वैसा ही अदरक अब्राहम है। तो अदरक अब्राहम 10-12 फ्लॉप देने के बाद भी ये कह रहा है कि उसको पता है कि कौन सी अच्छी फिल्म है, कौन सी बुरी फिल्म है, और अगर कोई अपने पैसे उस पर उड़ाने के लिए तैयार हो जाए तो ये बहुत बड़ी हिट फिल्म बना सकता है। अरे भाई साहब, जान साहब, कुछ तो शर्म कीजिए, कुछ तो मर्यादा रखिए, बोलने से पहले कुछ तो सोच लीजिए भाई साहब। दोस्तों, साउथ की एक फिल्म है जिसका नाम है कंगुआ, जिसका बजट है तकरीबन 500 करोड़ रुपए, और इस फिल्म को पैन इंडिया फिल्म बताया जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे कि आज की तारीख में सभी साउथ की फिल्मों को पैन इंडिया फिल्म बताया जाता है। इस फिल्म को पैन इंडिया फिल्म बताने की वजह यह भी है कि इसमें विलन का रोल किया है बॉबी देओल ने, और बॉबी देओल को ऐसा लगता है कि एनिमल के बाद वो बहुत बड़ा सुपरस्टार बन चुका है। तो जब कंगुआ में वो आएगा तो जाहिर सी बात है लोग अपना घर बार मकान दुकान बेचकर उस फिल्म को देखने जाएंगे। तो इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और भाई साहब बहुत ही वाहियात है, बहुत ही वाहियात है। ये फिल्म भी पूरी तरह डार्क है। जिन लोगों ने इसमें काम किया है उनको देखकर ऐसा लगता है कि वो पिछले 10-15 साल से नहाए ही नहीं है, उनके पास अच्छे कपड़े पहनने के लिए है ही नहीं, उनके पास खाना खाने के लिए कुछ है ही नहीं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जो साउथ के फिल्म मेकर्स हैं उनको क्या बीमारी लग गई है कि उनको डार्क फिल्म ही बनानी है। अरे यार, एक तो तुम्हारे एक्टर्स काले पीले हैं, ऊपर से तुम डार्क फिल्म बनाओगे तो जाहिर सी बात है डार्क में तुम्हारे एक्टर्स दिखते नहीं हैं। तो भाई साहब ऐसी फिल्म क्यों बनाते हो, क्या मजबूरी है? जैसे कि मैंने कहा कि कंगुआ एक साउथ की फिल्म है, तो मैं नहीं कह सकता कि वहां कितना बिजनेस करेगी कितना बिजनेस नहीं करेगी, लेकिन ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हिंदी सर्किट में इस फिल्म का डिसास्टर होना तय है। इस फिल्म को बॉबी देओल का ऑफिस बॉय, नाई, धोबी, कसाई, हलवाई भी देखने नहीं जाएगा। पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। दोस्तों, इंडिया में 2 लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। एक तो साउथ फिल्मों का हीरो मोहनलाल और एक बाबा राम रहीम। दोनों की बॉडी, हाइट, वेट सब कुछ एक जैसा है। ये दोनों कपड़े भी एक जैसे ही पहनते हैं। राम रहीम पिछले कई सालों से जेल में बंद है, लेकिन ऐश के साथ। जेल में उसका जो रूम है वो एकदम 5 स्टार है, फुल मस्ती करने के लिए। और कमाल यह है कि बीजेपी सरकार से उसकी इतनी बढ़िया दोस्ती है कि हर 6 महीने में उसको 1 आध महीने का पेरोल मिलता ही रहता है। तो अब इस डुप्लीकेट मोहनलाल यानी कि राम रहीम को फिर से 21 दिन का पेरोल मिल गया है। सरकार ने कहा है कि देखो भाई, आप बहुत बढ़िया आदमी हो, आप बाहर जाओ, 21 दिन ऐश करो और ऐश करने के बाद फिर आ जाना। और यहाँ जेल में भी तो आपका रूम किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है, लेकिन फिर भी आप बाहर जाओ, ऐश करके आओ। मैं देश के सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि जितने भी कैदी हैं मेरे ख्याल में वो कानून की नजर में सेम है। तो अगर इस जोकर राम रहीम को हर 6 महीने में 21 दिन का पेरोल मिलता है तो बाकी को क्यों नहीं मिलता? सभी को मिलना चाहिए ना। इस जोकर के हर 6 महीने में पेरोल मिलने को देखकर आप ये समझ सकते हैं
कि आज इंडिया में जुडिशरी का क्या हाल है। जुडिशरी भी उन्हीं की है जिनके पास पैसे हैं। गरीबों का देश में कोई भी नहीं है। दोस्तों, अगर आपने वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट्स करके जरूर बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद। सत्यमेव जयते।